Hello everyone, this side Abhishri. Welcome back you all. I hope all of you are fine. आज हम लोग शुरू करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट टू। ऑलरेडी पार्ट वन हम लोग कर चुके हैं और पार्ट वन की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज स्टार्ट करेंगे पार्ट टू। पार्ट टू में हम लोग कवर करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में और कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि पार्ट वन एंड पार्ट टू कंसेप्ट बेस्ड है, उनके ऊपर बेस्ड है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज रॉलेट एक्ट, कि रॉलेट एक्ट क्या है, क्यों लाया गया था। दूसरा पॉइंट है हम लोगों का इम्पैक्ट ऑफ रॉलेट एक्ट, कि रॉलेट एक्ट के आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा। इसके बाद जलियांवाला बाग में स्केयर के बारे में बात करेंगे जो कि काफी फेमस रहा है और काफी फेमस एंड हॉट टॉपिक है हमारी हिस्ट्री का। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ क्यों किया था, कौन सा मूवमेंट कॉल्ड ऑफ किया था, इसके बारे में भी देखेंगे कि कौन से मूवमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट एंड देन आफ्टर कवरिंग द रॉलेट एक्ट हम लोग आएंगे हमारे क्वेश्चंस वाले पैनल पर। सो व्हाट इज रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट 1919 में इंडिया लाया गया था। इस एक्ट को बहुत ही जल्दबाजी में इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, ब्रिटिश की काउंसिल है, उन्होंने इसको पास किया था। क्यों पास किया था? अब वो क्या रहा था, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट वन में पढ़ा था कि मूवमेंट्स होने लगे थे, लोग धरना प्रदर्शन देने लगे थे, रैलीज निकालने लग गए थे और मूवमेंट और तेजी से फैल रहा था, सत्याग्रह मूवमेंट। तो इस वजह से अब इन लोगों को लगा कि कैसे इंडियन मेंबर्स को अप्रेस किया जाए, उनकी जो यूनिटी बन रही है, यूनाइटेड हो रहे हैं लोग, उनको कैसे तोड़ा जाए। तो उसके लिए जल्दबाजी में रॉलेट एक्ट को लाया गया। अब रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि पॉलिटिकल, अगर गवर्नमेंट को एक ऐसी पावर देगा, इनॉर्मस पावर, सुप्रीम पावर, की मतलब अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होते हुए दिखती है उनको, अगर उनको दिख रहा है कि चार लोग बात कर रहे हैं ग्रुप बना के और उनको हल्का सा भी अगर लगता है, शक लगता है कि ये लोग अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब किसी भी धरना प्रदर्शन की बात हो रही है, रैली की बात हो रही है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात हो रही है, मीन्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, तो वो लोग उनको तुरंत पकड़ सकते हैं, वहां पे जेल के अंदर बंद कर सकते हैं। मीन्स की ट्रायल फॉर 2 इयर्स, विदाउट ट्रायल फॉर 2 इयर्स, मतलब बिना ट्रायल के। जैसे जब हम लोग जेल में किसी को डालते हैं, हम लोग किसी को प्रिजन करते हैं, तो पहले उसका ट्रायल किया जाता है, उसकी सुनवाई करी जाती है कि किस बेसिस पे, किस अकॉर्डिंग हम उसको सजा दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। बट इस एक्ट के अंदर क्या था कि कोई ट्रायल नहीं होगा, सीधा 2 साल के लिए डिटेंशन, यानी सीधा फॉर 2 इयर्स उनको हम लोग जेल के अंदर बंद कर देंगे, जो कि काफी ज्यादा ब्रूचुअल एक्ट था। और ये एक्ट इसीलिए लाया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, ताकि जो हमारे इंडियंस हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल में ला सके, उनको रिप्रेस कर सके, उनको दबा सके, हमारी यूनिटी को तोड़ सके। बट हुआ क्या? अब रॉलेट एक्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ? जब ये रॉलेट एक्ट आया तो महात्मा गांधी चाहते थे कि इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ में हम लोग बिग नॉन वायलेंस, क्योंकि वो वायलेंस के सपोर्टर नहीं थे, तो जब थे नॉन वायलेंट कोई सिविल डिसोबीडियंस टाइप का मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस किया जाए कि हम उनका लॉ नहीं मानेंगे, हम उनका ये रूल नहीं मानेंगे, जो ये अन्याय वाले लॉज लेकर आए, ब्रूचुअल लॉज लेकर आए हैं, वो हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले हड़ताल शुरू करी थी 6 अप्रैल। अब उसके बाद उनके हड़ताल शुरू करने के बाद जगह जगह पे अलग अलग सिटीज में रैलीज निकलने लग गई, रोड्स पे लोग रैलीज निकालने लग गए, रेलवे वर्कशॉप्स के वर्कर्स ने स्ट्राइक पे चले गए कि काम नहीं करेंगे, शॉप्स बंद हो गई, हर जगह सब कुछ बंद। सब लोग धरना प्रदर्शन पे महात्मा गांधी के कहने पे कि हम लोग रॉलेट एक्ट को नहीं मानेंगे, ये वापस लेके जाओ। अब इतना ज्यादा अपसर्ट हो रहा था, लोग बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा था, सारी कम्युनिकेशन ब्रिटिशर्स की बंद होने लग गई, रेलवे बंद हो गया, टेलीग्राफ नहीं जा रहा था। टेलीग्राफ क्या, उस टाइम का पोस्ट ऑफिस सिस्टम को हम लोग टेलीग्राफ कहते हैं, वो भी डिस्टर्बेड हो गया था। रेलवे नहीं वर्क कर रहे थे क्योंकि रेलवे वर्कर स्ट्राइक्स पे चले गए थे, तो अब उन लोगों का काम कैसे हो, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था, किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे बैक कर रहा था, क्लैम्प डाउन होता जा रहा था। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, अब नेशनलिस्ट को कैसे दबाएं, उनको कैसे काम करें, उनको कैसे झुकाएं, क्या क्या करें ऐसा कि वो लोग मान जाए, वो लोग डर जाए।
तो उसके लिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने, जो लोकल लीडर्स थे, जैसे अमृतसर के कुछ लोकल लीडर्स को उठा लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया रॉलेट एक्ट के थ्रू। दूसरा, महात्मा गांधी को रोक रहे थे कि वो दिल्ली ना आ सके। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर महात्मा गांधी दिल्ली आ जाते तो ये जो उनका सत्याग्रह मूवमेंट था, जो नॉन वायलेंस मूवमेंट उनका चल रहा था रॉलेट एक्ट को लेके, वो और ज्यादा बढ़ जाते, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। अब दिल्ली में अगर महात्मा गांधी आ गए तो चारों तरफ से सारे लीडर धीरे धीरे आने लगेंगे, और उस सिचुएशन को वो लोग नहीं संभाल पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे उनका बैठता जाएगा। तो बहुत डर आ गया ब्रिटिशर्स के मन में कि अचानक से मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहे हैं लोग, इतना ज्यादा इनका ये जो नॉन वायलेंस सत्याग्रह चल रहा है, सत्याग्रही वर्क कर रहे हैं, जो रैलीज निकाल रहे हैं, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा था। अब इसका एक और इम्पैक्ट पड़ा जो कि बहुत ही ब्रूटल था, और हमारी हिस्ट्री का एक काफी दर्दनाक हिस्सा भी कह सकते हैं हम लोग। वो था जलियांवाला बाग में स्केल। जलियांवाला बाग में स्केल क्या है? जलियांवाला बाग क्या है? जलियांवाला बाग एक पार्क है, या एक ग्राउंड है बहुत बड़ा सा, पंजाब में, अमृतसर में बेसिकली। और जैसे दिल्ली में रामलीला मैदान है, बहुत बड़ा सा, जहाँ पे धन प्रदर्शन और कोई मेला लगता है, एग्जैक्टली वैसे ही जलियांवाला बाग है। और बहुत सारे लोग, आप लोग जलियांवाला बाग गए भी होंगे। तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ उस टाइम पे, वहां पे बैसाखी का मेला था, 13 अप्रैल की बात है, वहां पे बैसाखी का मेला था। और उसी बीच में जो वहां पे जनरल डायर थे, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। मार्शल लॉ लग गया था, सारी कमान जनरल डायर के हाथों में आ गई थी। और उसी के बाद 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। वहां पे बहुत, बैसाखी का मेला था, वहां पे बहुत भीड़ इकट्ठा थी, including children, women, old people, young people, everyone there. वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी गैदर थे। अब इतने सारे लोग गैदर थे, और उसी बीच में ये खबर आई, जो कि जनरल डायर को पता चला कि वहाँ पे बैसाखी फेयर के बीच में, जो बैसाखी का मेला लग रहा है, उसी बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ रिप्रेसिव मेजर्स लेकर आए हैं, यानी कि गवर्नमेंट को दबाने के लिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ रणनीतियां बनने वाली हैं, कुछ लोग वहां पे मिलने वाले हैं उसी मेले के बीच में। तो अब उन लोगों को लगा, जनरल को, कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, फिर तो इस प्रोटेस्ट को रोकना पड़ेगा किसी भी तरह से, वरना तो ये तो और चीजें ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, वो उस बैसाखी के मेले में पहुंचे, और उन्होंने जितने भी एग्जिट पॉइंट, जितने भी गेट्स थे उस ग्राउंड के, जितने भी गेट्स थे, सबको बंद कर दिया, और सिर्फ एक गेट खुला रखा, जिस गेट से वो खुद अंदर एंटर हुए। बाकी सारे गेट्स ब्लॉक किए, अंदर एंटर हुए, और एंटर होते ही फायर कर दिया। मोर देन हंड्रेड्स पीपल जो थे, उन लोगों की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट वहां पे, इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल, एवरीवन, किसी को भी नहीं छोड़ा वहां पर। वहां पे आज भी एक कुआं है, एक वेल है, जिसके ऊपर आज भी रेड रेड स्पॉट्स दिखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहां पे लोग इतना डर गए थे, इतना इतना खौफ आ गया था लोगों के अंदर, कि वो कुएं में कूद कूद के अपनी जान दे रहे थे, कि भाई हम गोली से नहीं मरेंगे, हम ब्रिटिशर्स के कुएं में कूद जाएंगे। मतलब उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, ना बच्चे को, ना औरत को, किसी को भी नहीं, कोई परवाह नहीं करी कि क्या है। और ये बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट था, मतलब बहुत ही, आज भी अगर ये इंसिडेंट को याद करता है तो अंदर से रूह कांप जाती है कि मतलब क्या किया था उन्होंने। अब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ जलियांवाला बाग में, इसके इतने सारे लोग मारे गए, तो इसका इम्पैक्ट भी इंडिया पर बहुत ही बड़ा पड़ा। क्या हुआ, जैसे ही जलियांवाला बाग की न्यूज फैली, अब हम बात करेंगे वही कि गांधी जी ने मूवमेंट क्यों बंद किया, कौन सा मूवमेंट, मूवमेंट यही वाला मूवमेंट जो रॉलेट एक्ट के लिए मूवमेंट चला रहे थे, हड़ताल रैली ये सब हो रही थी, इसी मूवमेंट की बात हो रही थी। तो अब जैसे ही इसी मूवमेंट के बीच में जलियांवाला बाग हुआ, का किस्सा हुआ, अब जलियांवाला बाग की न्यूज जैसे ही फैली, स्ट्राइक्स शुरू हो गई, पुलिस से लोग लड़ने लग गए, क्लैश होने लग गई, लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करने लग गए, क्योंकि अभी तक तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, या जितने भी सत्याग्रही थे, नॉन वायलेंस तरीके से काम कर रहे थे, क्योंकि इतना कोई वायलेंस नहीं था, सामने ब्रिटिशर्स की साइड से भी कोई वायलेंस एक्टिविटी नहीं हो रही थी। पर जैसे ही जलियांवाला बाग की वाली एक्टिविटी हुई, वायलेंस एक्टिविटी इतनी बड़ी, तो कोई काम ही शांत नहीं रहा, लोग स्ट्राइक करने लग गए, पुलिस के साथ लड़ने लग गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करने लग गए। अब
गवर्नमेंट को इसका स्पॉन्सर देना ही था ब्रिटिशर्स को, और ज्यादा भड़क गई भीड़। तो गवर्नमेंट ने भी इन लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया, मारने लग गए, ह्यूमिलिएट करने लग गए, डराने लग गए, जबरदस्ती करने लग गए। कहा कि हम लोग तुम्हें तभी माफ करेंगे, मतलब जबरदस्ती करी कि आप लोग अपनी नाक रगड़ो ग्राउंड में, रब करो अपनी नोज, चलकर आओ, क्रॉल करो, रेंगते हुए आओ और हमें सैल्यूट करो। मतलब इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया, इतना ज्यादा डराया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू हम लोगों को, बहुत ज्यादा इंडियंस को। और इतना वॉयलेंस फैल रहा था, फ्रीडम फाइटर्स भी वॉयलेंस पे आ गए थे, ब्रिटिशर्स वॉयलेंस कर ही रहे थे, हर जगह वॉयलेंस स्प्रेड आउट हो गया, तो नॉन वॉयलेंस तो खत्म ही हो गया। जो गांधी जी का एम था कि हम नॉन वायलेंस तरीके से जीतेंगे, नॉन वायलेंस तरीके से काम करेंगे, पर नॉन वायलेंस तो रहा नहीं, हर जगह वायलेंस हो गया। तो महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम इस मूवमेंट को अभी बंद कर देते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट बंद किया, पर ये नहीं था कि गांधी जी ने मूवमेंट बंद कर दिया तो उनको इस बात का नहीं था कि हम नहीं कुछ करेंगे आगे। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि एक बहुत ही बड़े लेवल पर मूवमेंट करना चाहिए। उनको लगा कि इस चीज की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है कि एक ब्रॉड बेस मूवमेंट किया जाए इंडिया के ऊपर, एक अच्छे खासे बड़े लेवल पे मूवमेंट किया जाए। तो अब आते हैं बात खिलाफत मूवमेंट की कि खिलाफत मूवमेंट क्या है। अब बट अब ये था उनके दिमाग में कि मूवमेंट तो करना है, बट कोई बड़ा मूवमेंट लाना पड़ेगा, पर बिना हिंदू मुस्लिम्स को साथ में लाए हुए ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि जब तक हमारा देश अलग अलग रहेगा, बटा रहेगा, उनको ये लगता था तब तक हम एक साथ आजादी नहीं जीत पाएंगे। अब आजादी तो सबको चाहिए थी, सारे कम्युनिटीज को। तो उनका कहना था सब लोग साथ में आके अगर लड़ेंगे, एक भारत एक समाज बन के लड़ेगा तो हमें आजादी जरूर मिलेगी। तो इस यूनिटी, इस एकता को कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो वो यही चाहते थे कि पहले हम हिंदू मुस्लिम्स को साथ लेकर आए, जो कि ब्रिटिशर्स हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी को तोड़ने में लगे रहते थे। तो उनको यही था कि एक साथ आ गए तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उसी टाइम पे क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी खत्म हुआ था, जैसा कि हमें पता है, ये पार्ट वन में बात हुई थी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो ऑटोमन टर्की की हार हुई। अब एक और ये र्यूमर फैल गया कि काफी हार्श पीस ट्रीटी हुई है, जिसकी वजह से जो स्पिरिचुअल हेड इस्लामिक वर्ल्ड के यानी कि खलीफा ऑटोमन एम्पायर के, उनकी जो पावर्स है उसको खत्म कर दिया गया है, उनको दबा दिया गया है। अब उनकी पावर्स को लाने के लिए, उनको उनकी पावर्स को बचाने के लिए, उनको डिफेंड, उसकी पावर्स को डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में मार्च 1919। अब इस खिलाफत कमेटी को लीड कौन कर रहा था, काफी यंग जनरेशन मुस्लिम लीडर्स की दो भाई हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इन दोनों ने खिलाफत कमेटी स्टार्ट करी थी। किसके लिए, ताकि वो अपने जो इस्लामिक हेड के, जो स्पिरिचुअल इस्लामिक वर्ल्ड के जो स्पिरिचुअल हेड है खलीफा, और उनकी पावर्स को प्रोटेक्ट कर सके, उनकी पावर्स को डिफेंड कर सके। तो गांधी जी को ये बात पता थी, और गांधी जी दोनों ब्रदर्स से बात करना चाहते थे, मोहम्मद अली और शौकत अली से, और बात करके वो एक तरीके से एक एकता बना चाहते थे, यूनाइटेड मास एक्शन लेना चाहते थे इस इशू के ऊपर। और उनको काफी पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि अगर वो बात करेंगे तो वो लोग मान जाएंगे। तो गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, और इस अपॉर्चुनिटी के अंदर वो गए, बात करी उन्होंने, और बात करने के बाद मुस्लिम्स को, और कहा कि मुस्लिम्स और हिंदू अगर एक ही अम्ब्रेला के अंदर आ जाए, एक ही छत के अंदर आ जाए, फिर से भाईचारा बन जाए, भाई भाई बन के रहे, तो हम लोग जरूर एक नेशनल मूवमेंट कर पाएंगे और इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ पाएंगे एक साथ होके। तो बात हुई, दोनों लोगों के बीच में सहमति हुई, और लाहौर सेशन में डिसाइड हुआ कि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट साथ में किया जाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में कि क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ और आगे। तो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों साथ में स्टार्ट हुए थे। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना पार्ट 2 का फर्स्ट टॉपिक रॉलेट एक्ट को खत्म करा। क्या पढ़ा हम लोगों ने, पहले क्विक रिवीजन। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज रॉलेट एक्ट, कि रॉलेट एक्ट क्या था, कैसे जज गाजी में पास किया गया, और उसने कैसे पावर्स थी रॉलेट एक्ट की, रॉलेट एक्ट की वजह से कि वो
गवर्नमेंट के पास में कि अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करता हुआ कोई दिखे तो वो उसको 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल डिटेंशन दे सकते हैं, यानी कि सजा दे सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। इसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, हड़ताल शुरू हुई, 6 अप्रैल को रैलीज हुई, रेलवेज बंद हो गए, टेलीग्राफ सिस्टम बंद हो गया, कम्युनिकेशन बंद हो गया, ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन डाउन होता जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने लीडर्स को उठाना शुरू किया, महात्मा गांधी को रोका कि वो दिल्ली ना जाए। और उसी के बाद एक काफी ब्रूटल इंसिडेंट हुआ, जलियांवाला बाग में स्केयर। अब जलियांवाला बाग में स्केयर में जैसा कि अभी हम लोगों ने किया है कि कैसे जनरल डायर ने ओपन फायरिंग कर दी और मासूम लोगों को मारा, इस सिर्फ इस र्यूमर में कि वहां पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है। इसके बाद गांधी जी ने मूवमेंट को क्यों एंड किया, क्योंकि काफी ज्यादा वॉयलेंस फैल रहा था हर जगह। इसके बाद मूवमेंट बंद होने के बाद गांधी जी रुके नहीं, उनको एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चाहिए था, जिसके लिए उनको यही था कि हिंदू मुस्लिम्स को साथ में लाए। तो उन्होंने बात करी खिलाफत कमेटी के लीडर्स मोहम्मद अली और शौकत अली से, और मुस्लिम्स और हिंदूज को एक ही अम्ब्रेला में लेकर आए, और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों ही साथ में, जिसके बारे में हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द 2 मेन सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी सक्सेसफुली इन फेवर ऑफ पीजेंट्स इन 1916 एंड 1917। ये पार्ट 1 से है। अब 19 अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 2 सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में हमें बात करनी है, एक्सप्लेन करना है, जो कि महात्मा गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था पीजेंट्स के लिए, कब, 1916 एंड 1917 में। अब 1916 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था बिहार में, इंडिगो फार्मर्स के लिए। जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जिनको दबाया जा रहा था ब्रिटिशर्स के थ्रू, जबरदस्ती कहा जा रहा था कि आपको इंडिगो ही ग्रो करना है फूड क्रॉप्स के बजाय, और काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो उस चीज के लिए उन्होंने वहां पे उनके सपोर्ट में वहां पे सत्याग्रह किया, और उनका लैंड रेवेन्यू भी कम करवाया, दूसरा उनकी कंडीशंस भी इंप्रूव करवाई। काफी सक्सेसफुल रहा था उनका वहां पे ये सत्याग्रह। 1917 में एक सक्सेसफुल सत्याग्रह होने के बाद 1917 में उन्होंने फिर से पीजेंट्स के लिए सत्याग्रह किया। कहाँ किया था? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया था। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। वहां पे फार्मर्स को काफी परेशान थे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्रॉप फेल हो चुका था और वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, और ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि हम टैक्स लेंगे ही लेंगे, चाहे कोई भी क्राइसिस क्यों ना हुई हो। तो गांधी जी ने अपील किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि आप टैक्स कम करो। तो वो ऑफकोर्स एक अपील में तो मानेंगे नहीं, तो उन लोगों ने वहां पे नॉन वॉयलेंट प्रोटेस्ट किया, और नॉन वॉयलेंट प्रोटेस्ट से सब लोग आए, सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को वहां पे उन फार्मर्स को रिलीफ देना पड़ा टैक्स के मामले में, उनका वहां पे रेवेन्यू माफ किया गया। तो दोनों ही मूवमेंट्स ने गांधी जी की जो प्रिंसिपल था, जो सिद्धांत था नॉन वॉयलेंस का, नॉन वॉयलेंस सत्याग्रह का, उसको एम्पावर्ड किया, उसको दिखाया कि कैसे हम नॉन वॉयलेंस के थ्रू हक दिलवा सकते हैं किसी को, और अपनी जीत हासिल कर सकते हैं अगर हम सही, अगर हम सच के साथ हैं। तो ऐसे ही गांधी जी ने पीजन कम्युनिटी को एम्पावर किया। Hope all of you just clear about this question, right? So next question है, why did Gandhi ji launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act? Explain any 3 reasons. How was it organized? So now, अब गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट क्यों शुरू किया था रॉलेट एक्ट को लेके, दूसरा इसके 3 रीजंस बताने हैं कैसे ऑर्गेनाइज किया गया। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में पास हुआ था, उसके लिए क्यों सत्याग्रह किया था? क्योंकि ये एक ऐसी फ्रीडम दे रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जो हम लोगों के लिए, हम लोगों की फ्रीडम के लिए, हम लोगों की लिबर्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो सिविल लिबर्टीज, फर्स्ट रीजन था सिविल लिबर्टीज। इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलाउ करा था कि आप इंडिविजुअल्स को अरेस्ट कर सकते हो बिना किसी ट्रायल के, और उनकी सिविल लिबर्टीज, उनकी फ्रीडम्स को हम खत्म कर सकते हैं, जो कि बहुत गलत था। दूसरा, ये एक्ट लाया गया इंडिया के लिए, इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए, इंडियंस के लिए लाया गया, इंडियन लीडर्स के लिए लाया गया, और हम इंडियन से कोई कंसल्टेशन भी नहीं लिया गया। हम लोगों किसी भी इंडियन लीडर से कोई बात नहीं करी गई, बिना बात किए इतना ऑपरेसिव नेचर दिखाते हुए इतना ब्रूटल लॉ वो लोग ले आए। तीसरा रीजन था पब्लिक सेंटिमेंट। इस एक्ट ने
इंडियंस के अंदर एक गुस्सा ला दिया था, एक डर ला दिया था। स्पेशली वो गुस्सा आया था जलियांवाला बाग में स्केयर के बाद में, जिसके जो इतना ज्यादा इंटेंसिफाई था कि उसने एक लोगों के मन में एक गुस्सा, आउटरीच कि ये क्या हो रहा है हमारी ही जमीन पे आके हम ही को मार रहे हैं, वो भी इतने ब्रूटल तरीके से, और जिनका कोई कसूर नहीं है उनको भी क्यों। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को, जो सत्याग्रह मूवमेंट किया था, रोल अटैक को, ये कैसे किया? प्रोटेस्ट किया, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे, पब्लिक मीटिंग्स, नॉन वायलेंस को आगे बढ़ाया और लोगों को, इंडियंस को बोला कि आप इस एक्ट को रोक सकते हो, इस एक्ट को इंडिया से वापस भिजवा सकते हो, बंद करवा सकते हो, तभी जब आप पीसफुली सत्याग्रह करो। यानी कि नॉन वायलेंस तरीके से अगर हम सत्याग्रह करेंगे तो हम जरूर इस ब्रिटिश ऑपरेशन, जो ऑपरेशन है इनका, जो ये लोग दबा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग जीत पाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3। So, what are the steps taken by the British to suppress the Indian nationalists? अब कौन से steps ऐसे लिए गए ब्रिटिशर्स के थ्रू जो इंडियन नेशनलिस्ट को दबाने के लिए थे, सप्रेस करने के लिए थे? अब इंडियन नेशनलिज्म को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ की मेजर्स किए। क्या किया? फर्स्ट थिंग, रिप्रेसिव लेजिस्लेशन, रॉलेट एक्ट लाए 1919 में, ये ताकि वो जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको रोक सके, उनकी फ्रीडम को रोक सके, उनके प्रोटेस्ट जो वो लोग डिसेंट दिखा रहे हैं उसको रोक सके। दूसरा, वॉलेंट सप्रेशन, वॉलेंट सप्रेशन, जलियांवाला बाग में इसके अलावा अनआर्म्ड सिविलियंस को मारना, लोगों के अंदर डर पैदा करना कि वो लोग इतने डर जाए कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज ही ना उठा पाए। थर्ड, पॉलिटिकल रिप्रेशन, जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लेना या उनको नजरबंद करवा देना, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन करवा देना, उनकी जो एबिलिटी थी उसको लिमिटाइज करा देना कि वो, ताकि वो उनको सपोर्ट ना मिले, वो लोग कहीं आ जा ना सके, अरेस्ट करा दो ताकि वो लोग मिल ना सके, बात ना कर सके, किसी भी तरीके से उनको दबाना था। फोर्थ रीजन, फोर्थ उन्होंने क्या किया? सेंसरशिप लगा दी। अब ब्रिटिशर्स ने सारी प्रेस को अपने कंट्रोल में कर लिया और सेंसरशिप क्या लगाई कि जितनी भी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो फ्रीडम ऑफ ट्रुथ है, या जो मीडिया आपको दिखाना चाहती है, फ्रीडम टू स्पीक है, उसको रोका जाए। और उसको रोक के उन्होंने क्या कहा? प्रेस पे क्या सेंसरशिप लगाई कि कुछ भी ऐसा प्रेस में, मीडिया में नहीं आएगा जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ है। यानी जो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर कोई भी मीडिया में कोई भी बात लाता है, किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी मैगजीन, किसी भी मीडिया के थ्रू अगर कुछ भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आता है, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने ये सेंसरशिप लगाई थी मीडिया के ऊपर भी, ताकि वो जो मूवमेंट चल रहा था इंडिपेंडेंस का, उसको रोक सके। तो ये सारे स्टेप्स ब्रिटिश ब्रिटिश अथॉरिटी ने किए थे ताकि वो जो हमारी डिमांड थी इंडिपेंडेंस की, उसको रोक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत? खिलाफत मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने क्यों सपोर्ट किया था? खिलाफत मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि सबसे पहला, कुछ रीजंस है, पर सबसे पहला एम उनका यही था कि वो हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट कर सके, एक साथ ला सके। मुस्लिम्स का भी खिलाफत मूवमेंट करने का यही था कि वो आजादी ले सके ब्रिटिशर से। दूसरा, उनके खिलाफ जो उनके ऑपरेसिव मेजर्स हैं उसके खिलाफ आवाज उठा सके। और महात्मा गांधी को भी यही करना था, ऑपरेसिव मेजर्स के खिलाफ में आवाज उठाना था, यानी कि एम सेम था। तो वो चाहते थे कि सब साथ में आ जाए, एक ही अम्ब्रेला के अंदर, ताकि हार्मनी रख के, पीस रख के हम लोग एक साथ लड़ सके। एक साथ लड़ेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, यूनिटी दिखेगी, जिससे ब्रिटिशर्स डरेंगे। तो खिलाफत मूवमेंट क्यों था? खिलाफत मूवमेंट था ऑटोमन कैलिफेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी पावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में। इसके बाद अब गांधी जी को था कि अगर इस मूवमेंट का सपोर्ट मिला गांधी जी को, जो नेशनल स्ट्रगल को मजबूती देना चाहते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, तो और ज्यादा मजबूती मिलेगी, और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो उनको दिख रही थी, ताकि इंडियन नेशनलिस्ट का मूवमेंट को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा इसके थ्रू। और सामने यानी कि ब्रिटिशर्स को एक सेंस ऑफ यूनिटी जो है वो डराएगी
क्योंकि अगर हम सब एक साथ मिल गए, उनका कहना था सारे डाइवर्स कम्युनिटीज एक साथ मिल गई और लड़ेंगे, तब ब्रिटिशर्स हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि एकता सबसे बड़ी होती है, यूनिटी इज द पावर। और वैसे भी हमारी कंट्री में है यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इसके इस क्वेश्चन में हम लोगों को बेसिकली जलियांवाला बाग मैसेकर का पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करना है कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या चीजें, क्या क्या एक्टिविटीज उसके अंदर हुई थी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आंसर, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में। स्टिल जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। अब ये काफी पाइवोटल मोमेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट मोमेंट है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इंडियन हिस्ट्री का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। थाउजेंड्स लोग गैदर हुए थे जलियांवाला बाग में। किस लिए आए थे? बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए। कुछ लोग डॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, जो कि रूमर फैला था, बट आए थे कुछ लोग। अब और बाकी लोग आए थे बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए, बैसाखी का मेले के लिए। जनरल डायर जिन्होंने उस टाइम पे मार्शल लॉ इम्पोज किया और सारी पावर, सारी कमांड खुद ले ली थी, जैसे ही उनको पता चला कि ऐसा होने वाला है, उन्होंने कुछ नहीं खबर दी कि बच्चे साइड हो जाएं या बड़े जो फेयर में आए हैं वो बंद करवा दें, ऐसा कोई बिना किसी अलार्म के। जो निहत्थे लोग थे वहां पे, निहत्ती भीड़ थी, बिना किसी हथियार के लोग थे वहां पे, वो लोग गए, सारे गेट्स उन्होंने बंद किए, एक गेट खोला जिससे उन्होंने एंट्री ली, और जाते ही उन्होंने ओपन फायरिंग कर दी। ओपन फायरिंग करके हंड्रेड्स, मोर देन 100 पीपल की डेथ हुई, काफी इंजर्ड हुए। ऐसी रिपोर्ट आती है कि 379 डेथ हुई, बट एस्टिमेट लगाए तो बहुत ज्यादा था। 379 तो नहीं, मोर देन, इट्स मोर देन इट। अब थाउजेंड्स लोग थे तो ऑफकोर्स मोर देन थाउजेंड जितने थे सब मारे गए थे, कोई बचा नहीं था। मैथ स्केल इतना ज्यादा था, इतना बड़ा था, इतना ब्रूचुअल था कि उसका इम्पैक्ट, उसका आफ्टर इफेक्ट भी काफी फैला, काफी बड़ा हुआ, लोगों में काफी गुस्सा आया। ग्लोबली इस चीज की बहुत ज्यादा इसकी निंदा करी गई, इसको डिनाई किया गया कि किस कितना ब्रूचुअल इम्पैक्ट, कितना ब्रूचुअल इंसिडेंट क्यों हुआ। और इसने एक तरीके से, इस मूवमेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक आग दे दी, एक एक लड़ने की एक और वजह दे दी, कि लोगों के मन में और गुस्सा आ गया कि इस इतनी इनह्यूमैनिटी जो थी कॉलोनियल रूल की, जो इतनी निर्दयी तरीके से लोगों को मारा गया, उस चीज को लेके लोगों के मन में और गुस्सा आ गया, और उस गुस्सा, उस सेंटीमेंट ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। जो मूवमेंट था, नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था, इंडिपेंडेंस के लिए जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट में एक बहुत बड़ा सपोर्ट आया। इस सेंटीमेंट की वजह से लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था, और ये बहुत मेजर रीजन था कि लोगों के अंदर, लोग अब इस मूवमेंट को रोकना नहीं चाहते थे। अब वो यही चाहते थे इस मूवमेंट के बाद में कि पीछे नहीं आना है, हमें आजादी चाहिए इन ब्रिटिशर्स से, राइट। सो आई होप इतना टॉपिक आप लोगों को समझ आया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा हमारा पार्ट 3। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।